पूरा जीवन आदमी सीखता रहता है ना। कान्हा तेरी बंसी की धुन को दोहराऊं रे, और तेरी धुन में अपने युग का गीत सुनाऊं रे। पसीना जो चेहरे पे बिखरा हुआ है, तभी रंग मेहनत का निखरा हुआ है, और सफलता का मोती उसे ही मिला है जो कर्तव्य सागर में उतरा हुआ है। कोई प्रतिभा पलायित न हो मुल्क से, ज्ञान का देश में ही सृजन कीजिए। यूं तो मरना पड़ेगा कभी न कभी, कूदिए आप मत काल के गाल में। बेटों के बिसराने पर माँ ने मुस्काना छोड़ दिया कि निरंतरता बनी रहनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए निराश होकर के। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक शानदार मुलाकात कार्यक्रम में। मैं हूं उमेशधर द्विवेदी और मेरे साथ इस समय एक युवा कवियत्री हैं जो कहती हैं, अपनापन अपनों से मेरे यार जरूरी है, संग रहने वालों से प्यार जरूरी है। ये युवा कवियत्री हैं और जब आप गीत या गज़ल लिखती हैं तो एक तरफ जहाँ भय और भूख पर भी आपका प्रहार होता है, बेरोजगारी पर प्रहार होता है, वहीं दूसरी तरफ गांव, गरीब और किसानों की भी चिंता की रचनाओं में देखने को मिलती है। आपका रचना संसार धीरे धीरे विस्तृत हो रहा है। नाम है प्रतिभा गुप्ता। तो प्रतिभा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सादर प्रणाम सर, बहुत बहुत आभार हमें आमंत्रित करने के लिए और आप सबसे रूबरू कराने के लिए। जैसे आप एक रचनाकार हैं, आप गाँव में रह करके इतनी अच्छी रचनाएं करती हैं, कस्बों की एक कवित्री जो अपने चिंतन से समाज में व्याप्त तमाम कुरीतियों पर प्रहार करती हैं। तो ये जो आपके अंदर, चूँकि आपके माता पिता ने आपका नाम प्रतिभा रखा है, तो जो ये प्रतिभा संपन्नता आपकी है, इसकी प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? सर, मेरी रुचि रचना के प्रति प्रारंभ से ही रही है। बचपन में ये माहौल गुरु के ही माध्यम से था, जो अध्यापक थे हमारे। जब मैं पढ़ती थी, जैसे कि वीर रस की रचनाएं, दिनकर को और महाराणा प्रताप को, रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों को पढ़ने के बाद एक जोश, एक उत्साह मन में भरता था कि हमें भी करना चाहिए। मेरा जन्म मेरे ननिहाल में हुआ था। मेरी परवरिश बांसगांव में हुई है, और जो कि यहीं पे सब लोग रहते थे। जाता है हाँ। जो आपका जन्म स्थान वही होता है जहाँ माता पिता रहते हैं। जी। पढ़ाई लिखाई भी आपकी वहीं से हुई होगी? हाँ, पढ़ाई लिखाई भी बांसगांव से हुई है। प्राथमिक जो शिक्षा है आपकी है वो बांसगांव से हुई। जी। उसके बाद बीए कौड़ीराम से आपने किया। तो ये जो अच्छा, उसके बाद जब आप छोटे क्लास में रही होंगी, मान लीजिए प्राथमिक शिक्षा जब आपकी चल रही होगी, प्राथमिक कक्षाओं में जब आप थी, तो उस समय स्कूल की गतिविधियों में आपका किस्सा, कहानी, कविता, इसमें प्रतिभा होती थी उसी समय से? जी। छोटे क्लास से ही ये चीजें हैं भाई, जागृत अवस्था में। 8th तक सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ी हूँ और वहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया था। और तो जब आप इंटर की पढ़ाई करके जब आप स्नातक की पढ़ाई करने गए कौड़ीराम, तो आपकी जो किताब है ना, संवेदना से संवाद, जी, इसमें जो है जो भूमिकाएं लिखी गई हैं, तो उसमें कौड़ीराम के जो आपके रामकृपाल राय जी ने जो लिखा है, तो उसमें उन्होंने यही लिखा है कि आप विद्यालय में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो उसी दरमियान आप सांस्कृतिक गतिविधियों में लगातार आप हिस्सा लेती रहती थी। स्नातक की पढ़ाई के दौरान जो साहित्य जगत है उससे आप कितना जुड़ गई थी, क्या कहेंगे? उस दौरान मतलब ये समझ लीजिए कि पढ़ने से मेरे में लिखने की भी क्षमता आ गई थी। किसी भी विषय पर, जैसे कि मान लीजिए हमको किसी से आघात मिल रहा है
और या फिर जो सामाजिक परिदृश्य है, कहीं कुछ खटक रहा है, जो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, उस पर मैं गद्य के माध्यम से लेख लिखना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, गद्य से अपने विचारों को जी आप जो है व्यक्त करती थी। व्यक्त कर देते हैं। अच्छा, इस दौरान जब आप स्नातक की शिक्षा आप ग्रहण कर रही थी, तो अमूमन जो परिवेश है, आज का परिवेश या जिस समय आप पढ़ाई कर रही थी, तो उस समय माता पिता की एक विशेष चिंता होती है कि बच्ची है, पढ़ाई कर रही है, जल्दी से इसकी शादी करनी है। तो दाम्पत्य जीवन में आपका प्रवेश कब हुआ? स्नातक की पढ़ाई के ही दौरान मेरी अच्छा। शादी हो गई, लेकिन पढ़ाई मेरी जारी ही रही। मेरे बाबूजी 3 भाई थे। बाबूजी बड़े थे और 2 चाचा थे। हम 2 भाई और 2 बहन हैं। अच्छा, तो आप बड़ी हैं? हाँ, मैं बड़ी हूँ। अच्छा, मेरे बड़ी भाई बड़े हैं एक, उसके बाद मतलब मैं बहनों में आप जी, बड़ी हैं? जी। जो आपकी कविताएं हैं, कविताओं को कब आपको ये लगा, पहले तो आप शुरुआत में गद्य लेखन की तरफ अग्रसर हुई, तक समस्याओं को आप गद्य में लिखती रहीं, कब आपको ये लगा कि ये चीज़ कविता में ढलनी चाहिए? कब आपका एहसास इसको हुआ, कैसे हुआ, क्या कहेंगे आप? रचनाएं वहाँ से शुरू हुई जब मैं पेपर पढ़ने लगी। टॉपिक दी जाती थी पेपर में। हाँ, हाँ जी, हाँ, अखबारों में इस तरह की जो है जी। मैं दैनिक जागरण में भी किसी न किसी रचनाकार की रचनाएं छपती थी, तो मैं उसे बहुत यहाँ तक कि मेरा इतना शौक था कि मैं उस कटिंग को रखती थी और बार बार पढ़ती थी उसे। ऐसे ऐसे ही जब पेपरों में आने लगा कि विजेता चुना जाएगा, कोई न कोई टॉपिक दे दिया जाता था, एक चित्र दे दिया जाता था, उस पे 8 पंक्ति लिखनी होती थी, तो मैं उसे भेजती थी। कभी कभी प्रथम स्थान मिलता था और कभी कभी तृतीय स्थान में, 3 स्थान तक उसमें चुना जाता था। और इसी से जो है मेरा लिखने का, विषयों पर लिखने का, और फिर अब तो मतलब अखबारों में आपकी रचनाएं जब प्रकाशित होती रही जी, तो उत्साहवर्धन वहीं से आपको मिला जी। जो सरस्वती शिशु मंदिर में जब मैं पढ़ रही थी, तो वहाँ के प्राचार्य आदरणीय ओम प्रकाश पांडे आचार्य जी, उन्हीं के माध्यम से मेरा गोष्ठी में जाना हुआ। मंच की कविताओं की शुरुआत कैसे हुई? यहाँ पे गोष्ठी में आने के बाद यहाँ के सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक संस्था संगम में आदरणीय नरसिंह बहादुर चंद दादा, जो इसके कर्ता धर्ता हैं थे, वो उन्होंने ही मेरे 1-2 साल बीतने पर गोष्ठियों में जाने के बाद, क्योंकि हर साल वो आयोजित 6 महीने 1 वर्ष में कार्यक्रम आयोजित करते थे, तो धीरे धीरे सुनने का अवसर मिलता था। उसके बाद उन्होंने आकाशवाणी में मौका दिया, अपने साथ ले गए और दूरदर्शन में, और इसी के माध्यम से फिर धीरे धीरे मंच पे भी पकड़ होने लगी। जैसे आपकी जो किताब है, आपने संवेदना से संवाद, ये जो पुस्तक है आपकी, ये इसको लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा अब जब रचनाएं एकत्रित हुई कुछ, तो मेरे मन में आया कि मूल बात तो ये थी कि मेरे बाबूजी अस्वस्थ हो रहे थे थोड़े, तो मुझे ये लगा कि इन लोगों का सम्मान जो है मेरे पुस्तक के माध्यम से होना चाहिए। ये इन लोगों की उपस्थिति मुझे ये लगा कि बहुत ज़रूरी है, कम से कम मेरे पहले पुस्तक के लिए। तो उसके बाद तो देखा जाएगा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास इसीलिए था। तब आपने जो है विचार किया और पुस्तक आपकी आ गई। तो पुस्तक में जो कविताएं आपकी आई हैं, तो ये कविताएं क्या गोष्ठियों में और मंचों पर इन कविताओं का वाचन आप कर चुकी थी और उसका संग्रह आप करती जा रही थी और बाद में उसे किताब का रूप आपने दिया? जी जी। अच्छा, आपकी रचनाओं में जैसे संवेदना से संवाद जो आपकी पुस्तक है, इसमें मैंने देखा कि जो भूमिका अनूप वशिष्ठ जी ने इसमें लिखा कि उम्र भर का खजाना बहा ले गया वो मेरा आसियाना बहा ले गया, एक प्रलय आ गया बाढ़ की शक्ल में,
फसल का लहलहाना बहा लेगा। ये रचना हाँ बाढ़ की विभीषिका से हाँ देख करके, और बहुत मन दुखी था, और तब जाके ये ऐसी मार्मिक रचना जन्म ली। देखिए, कवि जो होता है ना, कवि का जो भाव होता है वो समाज में घट रही घटनाओं का बेहतर चित्रण करता है। समाज में घट रही घटनाओं का वह एक बेहतर आईना होता है। तो जो उसके सामने जो चीज़ें दिखती हैं उसी को तो वो क्रमबद्ध करके जो है अपनी रचना को जो है सबके सामने ले आता है। कवि का मतलब ही यही है। बेरोजगारी पर आपने जो है, आपकी कविता है कि अंक पत्र हाथों में लेकर भटक रही दर दर प्रतिभाएं, अथक परिश्रम के सपनों पर हमने पानी फिरते देखा, तरुड़ाई सतपथ से हटकर कुत्सित राहों की है राही, बुरी लतों के अंधकूप में जहाँ तहाँ गिरते पड़ते देखा। तो ये जो आपकी रचना है, आज का युवा तो और भी अपना धैर्य खोता जा रहा है ना, और भी जल्दी, मतलब कि जैसे कि आज हमारे मार्क्स कम आए हैं तो आत्महत्या के बारे में सोच लेता है। हाँ बिल्कुल, सोच लेना, कोई भी गलत काम तत्काल पकड़ लेना, अपने परिवार के लोगों की बात न मानना, ये सारी विसंगतियां जो हैं बहुत अंदर से हिला देती हैं, बिल्कुल बहुत व्यथित करती हैं, और उसी का परिणाम ये रचना है। ये आपकी रचना है। श्रीधर मिश्र जी ने आप के बारे में लिखा है कि प्रतिभा की रचनाओं में भारतीय परंपरा के प्रतीकों, विश्वासों, मिथकों से संवाद तो हुआ ही है, साथ ही उनका समकालीन संदर्भों में पुनर्पाठ भी हुआ है। और उन्होंने लिखा कि कान्हा तेरी बंसी की धुन को दोहराऊं रे, तेरी धुन में अपने युग का गीत सुनाऊं। तो इसको उन्होंने रेखांकित किया, ने राम और भरत सरीखा दिखलाऊं रे, तेरी धुन में अपने युग का गीत सुनाऊं रे। ये गीत प्रारंभिक गीत है मेरी, कि तब चीजें क्या थी और अब चीजें क्या हैं। तब भाई भाई के लिए जान देता था, और अब भाई भाई को एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, मार काट पे उतारू हो जा रहे हैं। तो ये रचना वहां से जन्म ली। बहुत सुंदर। और वो व्यथा के माध्यम, जैसे होता है ना कि अपने माता पिता से आज हम बात नहीं कह पा रहे हैं तो वो ईश्वर के समक्ष कहते हैं, तो वो माध्यम वही है कि कान्हा तेरी बंसी की धुन को दोहराऊं रे, और तेरी धुन में अपने युग का गीत सुनाऊं रे। बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने समकालीनता को आपने जोड़ा जी। वो द्विवेदी प्रमोद ने भी जो है लिखा है, जो है कि जन्मदायी माँ को कभी न भुलाने की सलाह देते हुए जो आपकी पंक्तियां हैं उसमें उन्होंने कहा कि माँ के दरबार में सर झुकाना मगर, आरती धूप दीपक दिखाना मगर, लाख पीड़ा सही जन्म तुमको दिया, ऐसी माँ को न हरगिज भुलाना मगर। माता पिता भाई, परिवार जो है, परिवार से विमुख होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। मेरा मानना है आज माता पिता के लिए हम जैसा करेंगे वैसा कल को मेरे साथ भी होगा। और जहाँ तक आराधना की बात होती है तो ईश्वर के बाद ईश्वर तुल्य माता पिता ही हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। मतलब उनका सम्मान जरूरी है जी। भाई, बच्चों को छोटी कक्षाओं से ही पढ़ाया जाता है कि आकाश से बड़ा पिता होता है, धरती से बड़ी माँ होती है, ये पढ़ाया जाता है जी। इसीलिए इसका उद्देश्य यही है कि ताकि हम सम्मान करें। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, एक फूल दो माली, तो उसमें इसी का चित्रण है गानों की लाइन में कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, जी, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो उसकी जो लाइन है ना, उसकी अगली लाइन है कि मैं कब से तड़प रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी खुशी के बदले चाहे सारी दुनिया ले ले। तेरे संग संग झूल रहा है मेरे बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। और उसी में अगली लाइन है कि आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तू मिला तो मुझको मिल गया जीने का एक सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बहुत सुंदर उसमें जो है उसकी रचना पंक्तियां हैं। आखिरी पंक्ति में
ये कहता है रचनाकार, मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। कि आज जो समाज का स्वरूप है, जो पीड़ा आपकी कविताओं में दिख रही है, माता पिता के प्रति जो अनादर का भाव उत्पन्न हो रहा है, ये लाइनें उसे मजबूती प्रदान करेंगी। रामकृपाल राय जी जो सर्वोदय किसान प्रिजी कॉलेज कोड़ीराम के शायद अब इस समय प्राचार्य हैं जी, तो इन्होंने अदम्य इच्छा शक्ति की स्वामिनी बताया आपको। इन्होंने लिखा कि जन्म से ही प्रतिभा संपन्न श्रीमती प्रतिभा गुप्ता का सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता और कुछ बेहतर करने की अभिरुचि उन्हें काव्य विद्या की ओर कदम बढ़ाने में सहयोगी रहा। इन्होंने रेखांकित किया कि सियासत मुफलिसों की रोटियों पर चलती रहती है, सियासी लोग बहरे हैं तुम्हें कैसे दिखाऊं रे। भूमिकाओं पर हम लोगों ने बात किया, और जब भूमिकाओं पर बात होती है ये मान लिया जाता है कि हमने संपूर्ण जो है रचना पर बात कर लिया है। आपकी अपनी बात पर भी मैं थोड़ा बात कर लूँ। आपने भी जो है अपनी बात जो आपने लिखा कि साहित्य में मेरी रुचि पढ़ाई के दिनों से ही रही है, छंदमुक्त रचनाओं द्वारा अपने भावों को प्रकट करती थी, पर मां शारदे की कृपा से आधुनिकता की इस दौड़ में कुछ पल ठहर कर देश काल वातावरण के परिदृश्य को सोचने समझने, उससे छंदबद्ध सृजन करने की शक्ति मिलने लगी। एक रचनाकार स्वयं अपनी रचना से उत्साहित होता है, स्वयं अपने शब्दों से उत्साहित होता है और उसी से वो विस्तारित होता है। आपके जीवन पर ये बात, ये लाइनें कितनी सटीक उतरती हैं, क्या कहेंगे? अपनी रचना से अपने को ही सोचने समझने और सुदृढ़ करने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। कई दिनों के मंथन के बाद कोई एक रचना उभर कर सामने आती है। केशव दास की एक लाइन है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो वह जो है चिंतन जो है, जैसे चोर रात भर जाग करके ये सोचता है कि हमें स्वर्ण मिल जाए, वैसे ही जो कवि होता है वह स्वर्ण का मतलब उसके लिए सुंदर वर्ण है, वह जो है सुंदर वर्ण। मेरी दो पंक्तियां एक गीत की हैं उसमें, दुनिया के हालात देख जब घूट गरल का पीते हैं, रात रात भर जाग जाग कर उन सपनों को जीते हैं। बहुत सही। ये जो है पर एक गीत ये चीजें हैं, ये स्वतः रचनाकार अपनी रचना से विस्तारित होता है। देखिए हमने अपने आमुख में भी, हमने अपने इंट्रो में भी एक लाइन जो मैं बोला था वो आपकी कविता है, इसमें गजल जो आपने लिखा, अपनापन अपनों से मेरे यार जरूरी है, संग रहने वालों में सच्चा प्यार जरूरी है, गम के साये में है जिनके आंसू सूख गए, उनके लब पर खुशियों की बौछार जरूरी। बड़ा सुंदर ये जो है आपने चित्रण किया है इसमें जी। अपने लोग, होता क्या है ना कि अपने लोग ही उपेक्षाओं के शिकार होते हैं, और अपनों के प्रति जो संवेदना जागृत करती हुई है जो आपकी रचना है, निश्चित रूप से ये जो भाव हैं आपके, ये जो शब्द हैं, किसी भी एक बेहतर व्यक्ति के कानों में जब ये जाएंगे तो उन्हें बेहतर बनने का अवसर मिलेगा। साहित्य समाज का दर्पण इसीलिए नहीं कहा गया है। साहित्य की जो गूंज होती है वो भटकते हुए व्यक्ति को सही रास्ता प्रदान करती है। रचनाकार जब किसी पीड़ा को व्यक्त करता है तो उसी में जब वह प्रश्न सृजित करता है तो उत्तर भी वो वहीं देता है, वहीं मिलता है। अच्छा, गजल ही जो है पर ज्यादा फोकस आपका है जी। जब कोई बात खटकती है और हम उसे शुरू करते हैं, जैसे कि मुखड़ा जिसे कहा जाता है, जब वो तैयार होता है तो वो बताता है कि ये गजल के लिए परफेक्ट है या फिर गीत के लिए, रचना के बाद जी। क्योंकि जो रदीफ काफिया होते हैं, कभी कभी काफिया ऐसे होते हैं कि उसमें बहुत अच्छे शब्द आगे चल के नहीं हो पाते हैं, तो अगर कम
कम अच्छे से। हाँ, कम शब्द मिलते हैं तो वो गीत में भी पूरे हो सकते हैं। बिल्कुल। बात जब 4 पंक्ति में पूरी हो जाती है, कोई अच्छी बात, जैसे कि मेरी 4 एक पंक्ति है कि पसीना जो चेहरे पे बिखरा हुआ है, तभी रंग मेहनत का निखरा हुआ है, और सफलता का मोती उसे ही मिला है जो कर्तव्य सागर में उतरा हुआ है। पलायन का भी दर्द जो है आपकी रचनाओं में देखने को मिला। जी। आपका जो है आपकी रचना है ना, आने न पाए आँच अपनी राष्ट्र गौरव अस्मिता पर, प्रतिभा पलायन रोक देश अपना बचाना चाहते हैं। बहुत सुंदर। आज युवा अगर पलायित हो रहा है, अपने देश को छोड़कर जाकर बाहर कुछ काम कर रहा है, तो हानि तो अपनी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कहीं अगर वो सुविधाएं, वो चीजें अपने देश के लिए की जाएं तो कितना बेहतर होगा। बहुत सुंदर। जो सियासतदारों की बात आपने जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, तो सियासत निश्चित रूप से इसकी होनी चाहिए जी, कि हम अपनी जो प्रतिभा है हमारी, उसको हम यहाँ सम्मान दे सकें, उसको हम यहाँ काम दे सकें। तो राष्ट्र प्रेम को किस तरह से आपकी रचनाएं समर्पित रही हैं, राष्ट्र प्रेम किस तरह से आपकी रचना में, आपका जो रचना संसार है किस तरह राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। राष्ट्र प्रेम के प्रति जो मेरा आकर्षण है, मैं उसमें कहना चाह रही हूँ, आप अंतःकरण में मनन कीजिए, भारती माँ को झुक कर नमन कीजिए, आज सीमा पे है दुश्मनों की दखल, जिस तरह हो सके रिपु दमन कीजिए, खुद करें और औरों को संदेश दें, स्वच्छ सुंदर सुहाना वतन कीजिए, आप अंतःकरण में मनन कीजिए, कोई प्रतिभा पलायित न हो मुल्क से, ज्ञान का देश में ही सृजन कीजिए, आप अंतःकरण में मनन कीजिए। बहुत सुंदर। आपने जो है, जो देशभक्ति, जो राष्ट्र प्रेम है, उस राष्ट्र प्रेम को आपने जो है इसमें बेहतर तरीके से दर्शाने का प्रयास किया है। अच्छा प्रतिभा जी, ये बताएं, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो कई 100 वर्षों बाद वो चीज़ें आती हैं, कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं जिससे उनका सामना नहीं हो पाता है। तो तमाम सारी चीज़ें हम लोगों को इस 21वीं सदी में देखने को मिली हैं। जी। जैसे एक महामारी जो हम लोग सुनते थे जी। कि बचपन में हम लोगों की दादी या हम लोगों की माताएं जो है ये बताया करती थी, वो भी कहानी के रूप में बताया करती थी कि जब महामारी आती थी, तावन जैसी बीमारियां आती थी, तो लोग पलायित कर जाते थे। जैसे 4 जगहें ऐसी हैं जहाँ से जो भाग जाता है वो वीर कहलाता है। जिससे कहा गया है ना कि हर जगह जो जहाँ डटा रहता है आदमी तो वो वीर होता है, लेकिन चाणक्य ने कहा कि 4 जगह ऐसी है जहाँ से भाग जाता है व्यक्ति तो वह वीर कहा जाता है। तो उसमें आया है ना कि उपसर्गे अन्न चक्रे दुर्भिक्षे च भयावहे, असाधु जने संपर्के च या पलायत जीवितेश। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं कोई महामारी आ गई तो वहाँ से जो भागता है वही वीर है। अकाल पड़ जाए, अकाल जहाँ पड़ जाए उस इलाके को जो छोड़ देता है वो जो है जीवित माना जाता है। और युद्ध अगर उस किसी इलाके में युद्ध की घोषणा हो जाए, युद्ध शुरू हो जाए, तो उस इलाके को छोड़ दिया जाता है। आजकल तो सरकारें भी जो है उस इलाके से हटा देती हैं। तो यहाँ से जो भागता है वो वीर कहा जाता है। और असाधु जने संपर्के चया पलायत जीवितेषु, यानी अगर असज्जन दुर्जन व्यक्ति का संपर्क हो जाए तो जो वहाँ से हट जाए तो वही अपने आप को बचा सकता है। तो महामारी का दौर भी हम लोगों ने देखा। जी।
कोरोना वायरस जैसी महामारी, तो कोरोना को आपने अपनी रचना में कहीं स्थान दिया है कि नहीं दिया है? जी, उसको दिया है मैंने। तो मैंने लिखा कि फंस गई जिंदगी वक्त की चाल में, सब के सब आ गए हैं भंवर जाल में। ये कहर आदमी का है ढाया हुआ, इससे बचना जरूरी है हर हाल में। पक्षियों के लिए है खुला आसमां, आदमी कैद घर में है कल काल में। और खा रहे थे निवाला जो मिल बांट कर, अब मयस्सर नहीं एक ही थाल में। यूं तो मरना पड़ेगा कभी न कभी, कूदिए आप मत काल के गाल में। फंस गई जिंदगी वक्त के चाल में, सब के सब आ गए हैं भंवर जाल में। बहुत सुंदर। वो समय ऐसा था। जो हमारे शब्द हैं, जो हमारी रचनाएं हैं, ये सदैव जो है प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। और बताइए, जो है मैं तो किताबों पर जो है किताब पर हम चर्चा किए, लेकिन जो रचनाकार होता है ना, उसका संसार बड़ा विस्तृत होता है। वो हमेशा कुछ बेहतर चीज़ सोचता रहता है, बेहतर चीज़ वो समाज के सामने ले आने का प्रयास करता रहता है। तो इसके अलावा और भी जो आपके दिमाग में इस समय जो रचनाओं की गूंज इस समय चल रही है, क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मेरी प्रारंभिक रचनाओं में चिड़िया जो विलुप्त होती दिखाई दे रही है, पर्यावरण से ही मैं शुरू करती हूँ कि उसी के साथ जो विसंगतियाँ हैं, मैं एक गज़ल में अपने, ये गज़ल इस किताब में है कि? जी। अच्छा। इस क्योंकि प्रारंभिक दौर की ये रचना है कि नन्ही चिड़िया तुमने भी छज्जों पर आना छोड़ दिया, दम घुटू दुनिया से शायद आस लगाना छोड़ दिया। इठलाती इतराती धरती पर स्वच्छंद विचरती थी, चोंच मिलाकर चू चू कर तुमने बतियाना छोड़ दिया। और आज का परिवेश, जो लोगों के विचार विस्तृत होते जा रहे हैं और कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, वो उसको मैंने सिर में लिखा है कि सुंदरता की सूरत बदली है छोटे परिधानों ने, सुंदरता की सूरत बदली है छोटे परिधानों ने। अंधे फैशन ने अब के तहजीब निभाना छोड़ दिया, अंधे फैशन ने अब के तहजीब निभाना छोड़ दिया। और माँ की ममता तड़प तड़प कर हर पल घुटती रहती है, माँ की ममता तड़प तड़प कर हर पल घुटती रहती है। बेटों के बिसराने पर माँ ने मुस्काना छोड़ दिया। बूढ़े बरगद बिगड़ी पीढ़ी के आगे मजबूर हुए, जैसे तैसे जी लेते हैं टांग अड़ाना छोड़ दिया। लाख वफा करने पर भी जो सिर्फ दगा ही देते हैं, प्रतिभा ने ऐसे लोगों से नेह निभाना छोड़ दिया। प्रतिभा जी, ये जो आपकी रचना संवेदना से संवाद, जी, यह रचना आपकी इस समय हम सभी के हाथों में है जी। इसके बाद क्या ये जो आपकी साधना है, ये लगातार जारी है? क्या कोई और रचना हम सभी दर्शकों को, पाठकों को भविष्य में क्या मिल सकती है? क्या है आपकी योजना? जब मन आहत होता है किन्हीं कारणों से, तो वो खुद न खुद कभी मुक्तक के माध्यम से, गीत के माध्यम से, अभी जल्दी ही पहलगाम में 26 युवाओं की जो मौत हुई, उससे मन, मतलब ये समझ लीजिए कि 2 दिन तक कितना व्यथित रहा। और दूसरे दिन शाम तक एक रचना अचानक तैयार हो गई। अच्छा। कि इनकी चीखों को अनदेखा कर देना मंजूर नहीं, तुम बेमौत मरोगे पलछिन वह दिन भी अब दूर नहीं। और बंद लिखा है मैंने कि दुश्मन ने फिर पहलगाम को लहूलुहान कर डाला है, भारत माता के बेटों को मौत के घाट उतारा है। हिंदू को चुन चुन कर मारा, इससे बड़ा नासूर नहीं, इनकी चीखों को अनदेखा कर देना मंजूर नहीं।
अगला बंद सुनिए कि बिलख बिलख कर देख रही जो निज महबूब की लाशों को, पल भर में श्रीहीन बनाया मेहंदी वाले हाथों को। उस विधवा की हाय लगी तो तुम क्या होगे चूर नहीं, इनकी चीखों को अनदेखा कर देना मंजूर नहीं। और क्या कहना चाहती हूँ कि आतंकी के कुल का अब तो हस्र भयानक होना है, आंसू के बदले तुमको अब बारूदों पर सोना है। पाक खाक हो जाएगा बच पाएगा मगरूर नहीं, इनकी चीखों को अनदेखा कर देना मंजूर नहीं। बहुत सुंदर प्रतिभा जी। साहित्य का जो संसार है, साहित्य की जो दुनिया है वो बड़ी विस्तृत है, चाहे जितनी चर्चा की जाए जी वो कम है। जी जो नए रचनाकार जो बहुत जल्दबाजी में बहुत बड़ा बन जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जहाँ तक हम अनुभव करते हैं कि किसी भी कार्य को बहुत जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए और बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सतत प्रक्रिया ही सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है। बिल्कुल, सतत निरंतरता। ये है कि निरंतरता बनी रहनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए निराश होकर के। एक दिन हमें वो मुकाम हासिल होगा। संतोष आनंद जी गीतकार हैं। जी जी। उनकी एक रचना है कि जिंदगी और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी। तो जो जीवन मिला है, ये जीवन जो मिला है, इस जीवन का सदुपयोग हम करें। सार्थकता तभी मानी जाती है जीवन की। जैसे आपने बताया कि सतत सक्रियता, धैर्य, इन सब पर आपने जोर दिया। जो हमारी आस्था है, जो ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण है, जो भक्ति है, अध्यात्म है, इस पर हम रचनाओं में न जाकर के सिर्फ इतना ही ये कहना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में कितना इसको महत्व देती हैं, क्या कहेंगे आप? सर सच कहूँ तो वो तो मुझे दिखाई देता है। बिल्कुल, कभी कभी देखिए, कभी कभी जैसे कि रचना ही है, यह एक ईश्वरीय गुण है, मेरा मानना है। और कभी कभी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे कभी कभी मैं चाहती हूँ तो कोई रचना नहीं होती, कुछ दिन तक नहीं होती है, और कभी कभी अनायास ही ऐसा लगता है कि माँ शारदे ने उसे लिखवा दिया हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ऐसे ही परिवार में भी या कहीं भी इस तरह से, क्योंकि ईश्वर का आभास कई चीज़ों में मिलता है। कभी कभी जैसे हम जो बहुत दुखी रहते हैं और जो हमारे सोच के परे रहता है, वो इतना बेहतर हो जाता है कि अनायास ही उनके प्रति एक आस जग जाती है, और वो जगाते भी रहते हैं, वही जगाते भी रहते हैं। जी बिल्कुल, वही तो इसमें इसीलिए हम जब कोई कार्य शुरू करते हैं तो हम समर्पित कर देते हैं, ईश्वर को समर्पित करते हैं। बिल्कुल। कोई भी कार्य जब करते हैं तो वो समर्पित कर देते हैं। तो इस पर भी कुछ लाइनें हैं, मैं भी इन लाइनों को व्यक्त करता रहता हूँ कि गणपति बंधन से काम शुरू हर भारतवासी करता है विघ्न हरण मंगल कारक अभिमान उन्हीं पर करता है। जब संकट आता है हम पर, जय हनुमत हमें बचाते हैं कृपा सिंधु के गगन मगन वह प्रभु को धारण करते हैं। अड़िमा लघिमा गरिमा महिमा प्राप्त प्रकाम में जानते हैं, ईसित और बसित सभी वह 8 सिद्धि दे जाते हैं। 8 सिद्धियां भगवान को है ना जी। तो पदम महापद्म शंख मकर कच्छप मुकुंद के स्वामी हैं, कुंद नील और खरो सभी नवनिधियों के भी दानी हैं। माँ शारदा ज्ञान प्रदाता हैं, वाणी उनकी ही सारी है, यह प्यारा भारत देश हमारा महिमा इसकी न्यारी। तो हमें लगता है कि आस्था पर हर व्यक्ति को
बल प्रदान करना चाहिए। और ये जीवन जो मिला है, जो कहा गया है कि आत्मा ही परमात्मा है, तो हम उसी परम सत्ता के एक अंश हैं, एक कण हैं, और हमें उस परम सत्ता को कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि वह परम सत्ता है, तभी हमारा अस्तित्व है। प्रतिभा जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से जो आपका जो साहित्य संसार है, जो आपकी साहित्य की रचनाएं हैं, बहुत सुंदर तरीके से आपने उन रचनाओं के माध्यम से हमारे दर्शकों तक अपने विचारों को रखा है। हम अगर कुछ लाइनों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि सूरज से लेकर ज्योति, चांद से लेकर सुघराई तन की, हिमगिर से लेकर स्वाभिमान, सागर से गहराई मन की, मारुत से लेकर गति अबाध, धरती से लेकर धीरज संबल, विधि ने तुझको ही सौंप दिया अपनी रचना का पुण्य सकल। अगर इन बातों से अपने इस कार्यक्रम को विराम दूं, तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से आपके लिए ये लाइनें उत्साहवर्धन का काम करेंगी। बिल्कुल। दर्शकों, निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। प्रतिभा जी की रचनाओं को आप जो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप देख और सुन सकते हैं, उससे तो आप लाभान्वित होंगे ही। प्रतिभा जी की जो रचना है संवेदना से संवाद, आप उसे पढ़ करके भी अपने ज्ञानार्जन में वृद्धि कर सकते हैं, अपने ज्ञान को और विस्तारित कर सकते हैं और अपने मन को आनंदित कर सकते हैं। प्रतिभा जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और आपने हमसे बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी